सो हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू वात्सल्य गुरुकुल। पहले तो एक बात बताएं आप सब कि कितने बच्चों ने क्वेश्चन किया था। आई होप आप सबने किया होगा। तो चलिए आज हम उन्हीं क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं एक एक करके। ये क्वेश्चन जो है ये पर्टिकुलरली डिज़ाइंड है कि ऐसे क्वेश्चन आस्क हो सकते हैं आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस में, तो इनको लाइटली ना लें, कृपया सीरियसली इनको कंसीडर करें। तो फर्स्ट क्वेश्चन था कि व्हाट इज़ रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन क्या है, एंड व्हाई डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। तो ये दो क्वेश्चन अलग अलग थे और मैंने उन्हें फ्यूज़ कर दिया एक ही में कि लगभग ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। तो पहली बात है कि रिप्रोडक्शन क्या है। रिप्रोडक्शन, तो पहले वर्ड रिप्रोडक्शन का मतलब समझते हैं हम। वर्ड रिप्रोडक्शन का मतलब है रिप्रोड्यूस करना, ठीक है, रिप्रोड्यूस करना, या फिर एनसीईआरटी में इसे ही लिखा गया है मेकिंग एग्जैक्ट कॉपी, ठीक है, एग्जैक्ट कॉपी बनाने की बात कही गई है, ठीक है। रिप्रोडक्शन क्या है, वर्ड रिप्रोडक्शन में दो वर्ड हैं, री एंड प्रोडक्शन। री मतलब फिर से, रिपीट करके, एंड प्रोडक्शन मतलब फिर से बनाना, प्रोड्यूस करना या फिर जनरेट करना, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन का मतलब हो जाता है कि एग्जैक्ट कॉपी बनानी, ठीक है। कि व्हाट इज रिप्रोडक्शन, तो रिप्रोडक्शन जो होता है, तो रिप्रोडक्शन का मतलब होता है गिविंग बर्थ ऑफ ऑर्गेनिज्म गिविंग बर्थ, ठीक है। गिविंग बर्थ, बच्चे पैदा करना या फिर नए एंटिटीज को जनरेट करना, जन्म देना, ठीक है, उसको हम रिप्रोडक्शन बोल देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि व्हाई डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करते क्यों हैं। ये बात तो ठीक है, ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, अपनी ही जैसी एंटिटी को बनाते हैं, उसे हम रिप्रोडक्शन बोल देते हैं, ठीक है। लेकिन ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस क्यों करते हैं, और ये काफ़ी ही मेरे हिसाब से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये बात समझने वाली है कि रिप्रोडक्शन आखिर होता ही क्यों है। आगे का क्वेश्चन है कि रिप्रोडक्शन होता ही क्यों है। तो रिप्रोडक्शन जो है, सबसे पहले इसमें बात समझने वाली है कि ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, एक लाइफ स्पेन क्या होता है, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं लाइफ स्पैन क्या होता है, ठीक है। एक टर्म आता है लाइफ स्पैन, ठीक है। आगे चल के पढ़ेंगे या फिर लाइफ स्पैन के बारे में तो आप लोगों ने सुना ही होगा। लाइफ स्पैन का मतलब होता है बर्थ से डेथ तक का टाइम पीरियड, ठीक है। अब जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं इस प्लानेट पे, हमारे अर्थ पे जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, सबके जो लाइफ स्पेन है वो फिक्स्ड है। जैसे मैन, हम लोग का लाइफ स्पेन कितना, अबाउट एवरेज 20 ईयर्स, ठीक है। डॉग हो गया, ठीक है, डॉग का 20 to 25 ईयर्स। काऊ का लाइफ स्पेन कितना होता है, लगभग 10 to 15 ईयर्स, ठीक है। ट्रीज जो होते हैं कुछ ज़्यादा ही सरवाइव करते हैं, जैसे बनियान ट्री, इसका कितना होता है, लगभग 2000 ईयर्स। एवरेजली जो ट्रीज़ होते हैं वो ज़्यादा सरवाइव करते हैं इन कंपेरिजन टू ह्यूमंस, उनकी लाइफ स्पेन ज़्यादा होती है, ठीक है। तो पहली बात तो लाइफ स्पेन फिक्स्ड है, ठीक है। अब अगर लाइफ स्पेन फिक्स है तो अगर हमको सरवाइव करना है, मेरी स्पीसीज़ को सरवाइव कराना है, ये तो काफ़ी प्रॉब्लम की बात हो जाएगी, क्योंकि ऑर्गेनिज्म जब डेथ करेगा तो उसकी तो पूरी स्पीसीज़ ही समाप्त हो जाएगी। इससे ये ज़रूरी है, इसीलिए ये ज़रूरी है कि ऑर्गेनिज्म क्या करे, अपनी ही जैसे एंटिटीज़ को क्रिएट करे जो कि उसके
स्पीसीज के पॉपुलेशन को मेंटेन करें। जो मैंने लास्ट में वर्ड बोला उसको ध्यान दीजिएगा, स्पीसीज पॉपुलेशन को मेंटेन करें, स्पीसीज के पॉपुलेशन को मेंटेन करें। मैं लिख दूं, ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये वर्ड आपको जरूर लिखना है अपने आंसर राइटिंग में कि स्पीसीज पॉपुलेशन को मेंटेन करें। ठीक है, और जब लाइफ स्पेन लिमिटेड है, जैसे कि एग्जांपल लिख लेंगे डॉग का, मैन का, ठीक है, या फिर बनियान ट्री का, किसी का भी ले लें, वो भले ही 200 ईयर्स सर्वाइव करे, लेकिन एट द एंड ऑफ देयर लाइफ पीरियड वो क्या करेंगे, अल्टीमेटली वो डेड हो जाएंगे और उनकी जो स्पीसीज है वो क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। इफ़ दे डू नॉट रिप्रोड्यूस देयर होल स्पीसीज विल इवेंचुअली कम टू एंड। इवेंचुअली उनकी पूरी स्पीसीज क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, अगर वो अपने ही जैसे एंटिटी नहीं बनाते हैं तो। सो इंश्योर द एग्जिस्टेंस, ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये लाइन तो आपको लिखनी ही लिखनी है। अगर आप कुछ ना लिखें, ये वाली लाइन तो आपको लिखनी ही लिखनी है। ठीक, ये वाली लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ वर्ड रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन वर्ड की मीनिंग क्या होती है और रिप्रोडक्शन को डिफाइन करिए। तो रिप्रोडक्शन वर्ड की मीनिंग मैंने अभी बताया कि रिप्रोडक्शन दो वर्ड से मिलके बना है, री एंड प्रोडक्शन। ठीक है, री मतलब फिर से, प्रोडक्शन मतलब जनरेट करना, फिर से जनरेट करना अपनी, और इसकी जो मीनिंग हो जाएगी वो हो सकती है कि मेकिंग एग्जैक्ट कॉपीज, मेकिंग कॉपीज। ठीक है, और रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, रिप्रोडक्शन इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस जिसमें कि क्या करते हैं, ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसे एंटिटी को प्रोड्यूस करते हैं, अपने जैसे एंटिटीज़ को क्या करते हैं, जन्म देते हैं। ऑफ स्प्रिंग, दो वर्ड आते हैं आपको बार बार, पेरेंट्स एंड ऑफ स्प्रिंग। ऑफ स्प्रिंग को कभी कभी प्रोजेनी भी कहा जाता है। प्रोजेनी का मतलब क्या होता है, जो नए जनरेशन है उनको, जो पेरेंट्स मेटिंग करेंगे और जो न्यू जनरेशन बनेगी उसको बोलते हैं ऑफस्प्रिंग या फिर प्रोजेनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इज रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल लाइफ प्रोसेस। अब देखो एसेंशियल लाइफ प्रोसेस होते क्या हैं। एसेंशियल लाइफ प्रोसेस वो लाइफ प्रोसेस होते हैं, वो एक्टिविटीज़ होती हैं इज essential for सर्वाइवल के ज़रूरी हो। ठीक है, ठीक है, तभी हम जो एक्टिविटी हो जो सर्वाइवल की जरूरत, तभी हम क्या कहेंगे उसको, एसेंशियल लाइफ प्रोसेस। अब सबसे पहले एसेंशियल लाइफ प्रोसेस क्या होता है, तो एसेंशियल लाइफ प्रोसेस वो एक्टिविटीज़ हैं जो सर्वाइवल के लिए ज़रूरी हों। ठीक है, सर्वाइवल यानी कि अगर ये प्रोसेस कोई ऑर्गेनिज्म करता है तो उसको हम क्या कहेंगे, लिविंग कहेंगे, और नहीं तो क्या कर देंगे, नॉन लिविंग कहेंगे। ठीक है, अगर कोई ये एक्टिविटीज़ करता है तो उसको लिविंग बोलेंगे, नहीं तो नॉन लिविंग बोलेंगे। एसेंशियल लाइफ प्रोसेस यही होता है। अब क्या बताएं, आप खुद से सोचें, विचार करें ज़रा कि अगर रिप्रोडक्शन ना हो तो क्या जो एंटिटी है उसकी स्पीसीज पे क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में नहीं बात की जा रही है। कहा जा रहा है कि ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाएगी अगर वो रिप्रोडक्शन ना करे, तो ऐसा कुछ नहीं है। जब ऑर्गेनिज्म पैदा होता है तभी तो रिप्रोड्यूस करना नहीं चालू करता है, वो एडल्ट होता है। ठीक है, पहले बच्चा क्या होता है, बेबी, पहले बच्चा बेबी होता है, वहाँ से एडल्ट होता है। अब यहाँ जब ये प्रोसेस अगर ह्यूमंस में ले लें तो लगभग 12 to 13 या फिर 14 ईयर्स तक जाता है। ठीक है, अब 14 ईयर्स तक अगर रिप्रोड्यूस नहीं कर रहा है, इसका मतलब वो क्या हो जा रहा है, डेथ हो जा रही है उसकी, ऐसा नहीं है। इसका मतलब कि रिप्रोडक्शन जो है वो एसेंशियल लाइफ प्रोसेस नहीं है। तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे
कि रिप्रोडक्शन इज नॉट इसेंशियल लाइफ प्रोसेस। रिप्रोडक्शन इसेंशियल लाइफ प्रोसेस नहीं है, क्योंकि बिकॉज द इसेंशियल लाइफ प्रोसेस इंश्योर द सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड इट इज़ डेड और अलाइव। ठीक है, सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या है कि ये डेड है या फिर ये जिंदा है, लिविंग और नॉन लिविंग, या फिर लिविंग है या फिर नॉन लिविंग है। एन ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव देमसेल्फ बाय विदाउट रिप्रोडक्शन। ठीक है, रिप्रोडक्शन के बिना भी वो क्या कर सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं। इसीलिए हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे एज ए इसेंशियल लाइफ प्रोसेस। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ डू वी नो, हम लोग कैसे पता लगाएंगे कि डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जो हैं वो सेम स्पीसीज़ को बिलोंग करते हैं। ठीक है, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म सेम स्पीसीज़ को बिलोंग करते हैं, ये बात कैसे पता चलेगी। ठीक है, तो सबसे ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, विद इन पैरा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वैसा क्वेश्चन है, और काफ़ी बेसिक सा क्वेश्चन है। तो हम कैसे जानेंगे कोई ऑर्गेनिज्म किसी स्पीसीज को बिलोंग करता है, तो पहला चीज़ है उसके फिजिकल अपीयरेंस को देखेंगे। ठीक है, अगर उसका फिजिकल अपीयरेंस पर्टिकुलर ग्रुप के साथ मिलता है, अब हम क्लास में कहेंगे कि अब हमको पहचानना हो कि ये इस हाउस का लड़का है, ये इस हाउस का लड़का है, तो हम कैसे कहेंगे, या फिर ये लड़का है ये लड़की है। तो फर्स्ट हम देखते हैं, तो हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि ये किस प्रकार का ड्रेस पहना है, और लड़की है वो अलग प्रकार की ड्रेस पहनेगी, लड़का अलग प्रकार का ड्रेस। तो फिजिकल अपीयरेंस देख के सबसे पहले हम जज कर सकते हैं कि ये ऑर्गेनिज्म किस स्पीसीज़ का है, या फिर सेम स्पीसीज़ के हैं या फिर नहीं है। और दूसरी, जब सेम स्पीसीज के हो भी जाएं तो उनमें जेनेटिकल डिफरेंस होता है, आगे हम लोग वेरिएशन की बात करेंगे। तो जेनेटिकल जब डिफरेंस, जब उसकी हम जेनेटिकल स्टडी करेंगे तब हमको पता चलेगा एग्जैक्ट कि वो क्या सिमिलर हैं, जैसे डीएनए टेस्ट वगैरह हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है ये नेक्स्ट नहीं है, ये वही है, उसी को यहाँ पे लिखा गया है, पहला की फिजिकल अपीयरेंस और दूसरा जेनेटिकल स्टडीज। अब रोल ऑफ डीएनए इन रिप्रोडक्शन, अगला क्वेश्चन है रोल क्या है डीएनए का। ठीक है, हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू आवर चैनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट इज द रोल ऑफ डीएनए इन रिप्रोडक्शन। डीएनए का रोल क्या है रिप्रोडक्शन में। ठीक है, रोल पूछा गया है ना, रोल क्या है डीएनए का किसमें, रिप्रोडक्शन में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं रोल क्या है रिप्रोडक्शन में। इस क्वेश्चन का आंसर हमको इस पैरा में मिलेगा, एनसीईआरटी के इस पैरा में। यहाँ पे लिखा हुआ है डीएनए इन द सेल न्यूक्लियस इज द इंफॉर्मेशन सोर्स ऑफ मेकिंग प्रोटीन्स। पहले तो डीएनए क्या होता है ये बात समझ लेते हैं। डीएनए इज डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, एसिड। ठीक है, अच्छे से नहीं लिखा है, एसिड है ये। ठीक है, राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए होता क्या है, ये जेनेटिक मटेरियल होता है। कहाँ पे प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमको पहली लाइन में लिखा गया है कि डीएनए की जरूरत क्या है। इफ द बॉडी डिजाइन, अगर बॉडी डिजाइन सिमिलर है दो ऑर्गेनिज्म का, तो उसके पीछे का ब्लूप्रिंट भी सिमिलर होना चाहिए। ठीक है, अगर एक दो घर सिमिलर हैं, एक ही जैसे बनाए जा रहे हैं दो घर, तो उनके पीछे घर का ब्लूप्रिंट होता है, उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलप होगा वो भी तो सिमिलर होना चाहिए ना, तभी तो घर डेवलप होगा सेम टाइप का। एक जगह आप 10 मीटर का खंभा डाल दीजिए, एक जगह का एक जगह 10 फीट का खंभा डाल दीजिए, एक जगह पता चला कि 9.5 फीट का डाल दीजिए, तो डिजाइन सिमिलर नहीं होगा। हमको एग्जैक्ट वही चीज़ें चाहिए उस घर में भी, तभी दो घर सिमिलर होंगे, उनका ब्लूप्रिंट भी मैच होना चाहिए। इसीलिए वैसे ही अगर दो ऑर्गेनिज्म सिमिलर हैं, उनके पीछे का ब्लूप्रिंट जो होना चाहिए, उनके पीछे का ब्लूप्रिंट यानी कि उनके पीछे का जो जेनेटिक मटेरियल जो कि डिसाइड करता है कि जो नया सेल बन रहा है उसमें किस प्रकार से डेवलपमेंट होगा, वो भी सिमिलर होना चाहिए। ठीक है,
यहाँ उसी की बात कही जा रही है, ठीक है। अब दूसरी बात, आप 9th में पढ़ चुके हैं कि डीएनए क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है, और जब सेल डिवाइड होती है तो एक जनरेशन से जो नई सेल बनती है डॉटर सेल में ये जाता है। तो डीएनए क्या करता है, डीएनए इन द सेल न्यूक्लियस इज द इंफॉर्मेशन सोर्स ऑफ मेकिंग प्रोटीन्स। ये प्रोटीन्स का इंफॉर्मेशन सोर्स है प्रोटीन बनाने का, ठीक है। अब जब ये एक अब अगर ये इंफॉर्मेशन सोर्स जो है यानी इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसा कि मैंने पहले एग्जांपल में दिया कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर ही चेंज हो गया तो जो नया सेल बनेगा उसकी बॉडी डिजाइन तो अल्टर होगी ना, उसकी बॉडी डिजाइन अल्टर। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो डीएनए का रोल है वो क्या है, एग्जैक्ट कॉपी बनाना, ठीक है। फर्स्ट रोल ये जो रिप्रोडक्शन में वो करता है, अदा करता है, वो क्या करता है कि ये एग्जैक्ट कॉपी बनाता है, में मदद करता है, और ये ब्लूप्रिंट है, ठीक है। एक ऑर्गेनिज्म का दूसरे ऑर्गेनिज्म जो प्रोजेनी है, एक ऑर्गेनिज्म की जो प्रोजेनी है वो कैसे डेवलप होगी, इसको कौन डिसाइड करता है, डीएनए डिसाइड करता है। इसीलिए क्या कहा गया है कि द बेसिक इवेंट ऑफ रिप्रोडक्शन, जो बेसिक इवेंट है रिप्रोडक्शन का वो क्या है, डीएनए का क्रिएशन है। द बेसिक इवेंट ऑफ रिप्रोडक्शन इज क्रिएशन ऑफ डीएनए, डीएनए का क्रिएशन है, ठीक है। द सेल यूज केमिकल रिएक्शन टू बिल्ड कॉपीज ऑफ द डीएनए एंड क्रिएट्स 2 कॉपीज ऑफ द डीएनए। एक डीएनए से 2 डीएनए बनते हैं, एक डीएनए का रेप्लिका बनाया जाता है फिर से एक डीएनए, और ये क्या कर जाता है, डॉटर सेल में सेक्रेट हो जाता है। यही सेल तो अलग हो जाती है जैसा अमीबा के केस में होता है, ठीक। हम आगे पढ़ेंगे सोमैटिक सेल डिवीजन क्या होता है और उसमें कैसे चीजें होती हैं। अब देखिए एग्जैक्ट आंसर तो नहीं दिया जाएगा आपको, ये आपको खुद से करना होगा, लेकिन आपको ये चीजें ध्यान रखनी है आंसर लिखते समय कि डीएनए क्या है, ये बात आप लिखेंगे, और जेनेटिक मटेरियल की तरह इसका सिग्निफिकेंस क्या है, कैसे जेनेटिक मटेरियल सेग्रीगेट होता है और नया डीएनए बनता है, इसके बारे में आप लिखेंगे, ठीक है। कैसे पेरेंट सेल से डॉटर सेल में डीएनए क्रोमोसोम्स डिवाइड होते हैं, इसके बारे में आप लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो पहले से एकदम रिलेटेड है, क्या है कि सेल डिवीजन क्या है, ठीक है। सेल डिवीजन क्या है, सेल का डिवाइड होना, मदर सेल का डॉटर सेल में डिवाइड होना इज द सेल डिवीजन। एक सेल थी और ये क्या हुई ऐसे, इसमें जेनेटिक मटेरियल ऐसे दोनों जगह बनने लगे, बाद में ये सेल 20 से डिवाइड होके 2 अलग अलग सेल बना ली जिसके अपने जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, अपना न्यूक्लियस है। इसमें क्या था, एक ही न्यूक्लियस, अच्छा। ये हो गया सेल डिवीजन, ठीक है। लेकिन सेल डिवीजन कह रहा है कि विच काइंड ऑफ द सेल डिवीजन ऑफर्स इन ह्यूमन। अब सेल डिवीजन कितने टाइप, ठीक है। अब सेल डिवीजन जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, मियोसिस एंड माइटोसिस, ठीक है। मियोसिस एंड माइटोसिस। माइटोसिस में क्या होता है, डीएनए का कॉपी बनता है, ठीक है, कॉपी किया जाता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, डीएनए का सेग्रीगेशन होता है। ये सब आप लोग 9th में पढ़ चुके हैं। डीएनए की कॉपी बनाई जाती है, डुप्लीकेट सेल्स बनाए जाते हैं, ठीक है। माइटोसिस अगर कोई पूछे कहाँ होता है तो माइटोसिस हमेशा सोमैटिक सेल डिवीजन में होता है, सोमैटिक। और ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सेल होती है, उसमें जो सेल डिवीजन होता है वो क्या है, रिप्रोडक्टिव सेल, ठीक है। रिप्रोडक्टिव सेल यानी क्या, गैमेट फॉर्मेशन के लिए जो सेल डिवीजन यूज होता है वो क्या है, वो जो गैमेट सेल के सेल डिवीजन यूज होता है वो क्या है, मियोसिस। एंड सोमैटिक सेल डिवीजन के लिए जो सेल डिवीजन यूज होता है वो क्या है, माइटोसिस। यहाँ पे आप मियोसिस और माइटोसिस आसानी से देख सकते हैं। पहले प्रोफेज होता है, फिर मेटाफेज होता है, प्रोमेटाफेज एंड मेटाफेज। मेटाफेज में ऐसे ऐसे जेनेटिक मटेरियल पैरेलल अलाइन होते हैं, उसके बाद इनाफेज में दोनों देखो जेनेटिक मटेरियल अलग हो रहा है, ठीक है। ये देखो ध्यान से, जेनेटिक मटेरियल अलग हो रहा है ना, अलग हुए और दोनों अलग अलग पोल पे चले जाते हैं, ठीक है। हालांकि ये सिलेबस का नहीं है, फिर भी आपको एक्स्ट्रा में बता देना है।
वहीं मियोसिस में क्या होता है, पहले इसमें ये मियोसिस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, माइटोसिस आसान होता है, उसमें सीधे सीधे डुप्लीकेशन होता है, डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन होता है, डीएनए फिर क्रोमोजोम से अलाइन होते हैं, उसके बाद क्रोमोजोम सेग्रीगेट हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, और इसमें थोड़ा सा डिफरेंट होता है, इसमें चीज़ें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती हैं। अब इसमें क्या होता है कि प्रोफेज है, उसके बाद ठीक है, यहाँ प्रोफेज हुआ, मेटाफेज हुआ, एनाफेज हुआ, टीलोफेज हुआ, और फिर टीलोफेज 2, एनाफेज 2, मेटाफेज, उसके बाद प्रोफेज। ये आपको 10th में नहीं पढ़ने हैं, ये आपको 9th में पढ़ने थे। अगर 9th में आपने अच्छे से पढ़ा हो तो इसके बारे में आपको जानकारी होगी। अब आ जाता है वेरिएशन। वाई इज द वेरिएशन बेनिफिशियल? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था तो वेरिएशन बेनिफिशियल क्यों है, किसके लिए? स्पीसीज के टू द स्पीसीज बट नॉट नेसेसरली टू द इंडिविजुअल। अब वेरिएशन जो है वो स्पीसीज के लिए तो बेनिफिशियल है, लेकिन इंडिविजुअल्स ऑर्गेनिज्म है उसके लिए बेनिफिशियल नहीं होता। तो पहले तो वेरिएशन क्या होता है? वेरिएशन, ठीक है, अब देखो वेरिएशन ये होता है कि अगर कोई कैरेक्टर, न्यू कैरेक्टर ऑकर होना, या फिर इट्स अ वेरिएशन के आगे ये वेरिएशन, सबसे पहले तो वेरिएशन क्या होता है? तो वेरिएशन क्या होता है? कैरेक्टर का नेक्स्ट है वाई इज द वेरिएशन बेनिफिशियल टू द स्पीसीज। वेरिएशन स्पीसीज के लिए बेनिफिशियल क्यों है, लेकिन वहीं नॉट नेसेसरली फॉर द इंडिविजुअल। अब बेनिफिशियल तो है स्पीसीज के लिए, लेकिन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म के लिए ये बेनिफिशियल नहीं है। अब क्यों नहीं है? तो पहले तो वेरिएशन क्या होता है? तो वेरिएशन इन कैरेक्टर, ठीक है, वेरिएशन इन कैरेक्टर, ठीक है। जैसे कि हमने पढ़ा था कि ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो एक दूसरे की एग्जैक्ट कॉपी होते हैं, है ना, एग्जैक्ट कॉपी होते हैं, लेकिन उनमें कुछ कैरेक्टर डिफरेंट भी अलॉट होते हैं। जैसे कि हाँ, हम हैं अपने फादर एंड मदर की एग्जैक्ट कॉपी तो हैं, लेकिन हमने कुछ अलग भी कैरेक्टर डेवलप होते हैं। ऐसे ही हर ऑर्गेनिज्म में होता है। तो जो ये न्यू कैरेक्टर का डेवलपमेंट है इसको हम वेरिएशन बोलते हैं, आसान भाषा में। वेरिएशन इन द कैरेक्टर, डेवलपमेंट ऑफ न्यू कैरेक्टर इज कॉल्ड वेरिएशन। अब इस क्वेश्चन का आंसर हमको यहाँ पे मिलेगा, सेकेंड पेज एंड सेकेंड पैराग्राफ ऑफ एनसीईआरटी। यहाँ पे लिखा गया है कि पहले यहाँ से यहाँ तक का ये सेकेंड क्वेश्चन का आंसर है, और यहाँ से यहाँ तक ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। तो सेकेंड क्वेश्चन था कि वाई इंडिविजुअल स्पीसीज के लिए, उल्टा क्वेश्चन का आंसर है। जो सेकेंड क्वेश्चन था कि वाई इंडिविजुअल स्पीसीज के लिए बेनिफिशियल नहीं होता वेरिएशन, इसका आंसर ये है। और मतलब स्पीसीज के लिए क्यों बेनिफिशियल होता है, उसका आंसर ये है, ठीक है। ठीक है, इसकी ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है कि द कंसिस्टेंसी ऑफ द डीएनए, डीएनए की जो कंसिस्टेंसी होती है, कॉपी, डीएनए कॉपी की जो कंसिस्टेंसी है रिप्रोडक्शन के दौरान, इज इम्पोर्टेंट फॉर द मेंटेनेंस ऑफ बॉडी डिजाइन एंड फीचर्स, अलाउ द ऑर्गेनिज्म टू यूज द पर्टिकुलर नीचे। नीचे क्या होता है? तो इकोसिस्टम, जो ऑर्गेनिज्म, इकोसिस्टम से ऑर्गेनिज्म का जो इंट्रैक्शन है उसको बोलते हैं नीचे, ठीक है। यानी कि जैसे कि एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स कैसे रहेंगे इकोसिस्टम में, उनका इकोसिस्टम अलग है। हम लोग टेरेस्ट्रियल हैं तो टेरेस्ट्रियल का इकोसिस्टम अलग है, ये नीचे मेरी हो गई। अब टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म में गिल्स का डेवलपमेंट नहीं होगा। इस बात का मतलब यही है कि अगर हम जिस पर्टिकुलर नीचे में रह रहा है कोई ऑर्गेनिज्म, उसके बॉडी डिजाइन वैसे ही डेवलप हो, इसको कौन इंश्योर करता है? ये डीएनए करता है। तो इंडिविजुअली किसी ऑर्गेनिज्म के लिए अगर वेरिएशन आ रहा है, मान लो
उसके डीएनए में चेंजेज आ रहा है, तो उसको उस पर्टिकुलर निशे में सरवाइव करने में दिक्कत होगी, जो कि हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है। लेकिन वहीं दूसरी बात, वहीं अगर यहाँ पे जो लाइन लिखी गई है कि अ पॉपुलेशन ऑफ रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म सूटेड टू द पर्टिकुलर निशे, अगर पर्टिकुलर निशे को सूट कर रहा है और अगर निशे में ड्रास्टिकली कोई चेंज हुआ, इफ द नीचे वेयर ड्रास्टिकली एल्टर्ड, अगर नीचे जो हैं वो ड्रास्टिकली एल्टर हुए तो क्या होगा। जैसे कि यहाँ ऊपर लिखा हुआ है कि मान लो टेम्परेचर उस पर्टिकुलर इकोसिस्टम के पर्टिकुलर नीचे को में टेम्परेचर इंक्रीज कर गया, वाटर लेवल डाउन हो गए, ठीक है। ये जो अनकंट्रोल्ड चेंज है अगर ये हुए तब क्या होगा, तब जो होगी वो पूरी की पूरी पॉपुलेशन वाइप्ड आउट हो जाएगी, क्योंकि वो पर्टिकुलर नीचे में ही सर्वाइव कर सकती है और उसमें कहीं कहीं भी थोड़े भी चेंज हुए तो वो वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाएगी और वो पॉपुलेशन ही वाइप आउट हो जाएगी, पूरी स्पीसीज ही खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर उनमें कुछ वेरिएशन हो, ठीक है, इफ सम वेरिएशन वेयर प्रेजेंट, अगर कुछ वेरिएशन हो तो यही पॉपुलेशन जो है उसको चांस है कि वो वहाँ पे सरवाइव कर जाए, ठीक है। इसलिए पर्टिकुलर स्पीसीज के लिए वेरिएशन तो इसेंशियल है, लेकिन इंडिविजुअली अगर वेरिएशन बोले हम तो इंडिविजुअली इसेंशियल नहीं है। अब इसको आप आंसर राइटिंग में अपने से बना के लिखेंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द सेंस ऑफ वेरिएशन। देखिए ये क्वेश्चन आपके लेवल का नहीं है और ना ही ये पूछा जाएगा, ठीक है, इसको लिख लीजिए एक्स्ट्रा, ठीक है। ये क्वेश्चन रिप्रोडक्शन का है ही नहीं। वेरिएशन की जहाँ बात आती है वो रिप्रोडक्शन का पार्ट नहीं है, वो पार्ट हो जाता है जेनेटिक्स का। जेनेटिक्स इज द जेनेटिकल स्टडी ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ कैरेक्टर, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैरेक्टर के जाने जो कैरेक्टर डेवलपमेंट हो रहा है, पर्टिकुलर कैरेक्टर डेवलप हो रहे हैं, पर्टिकुलर कैरेक्टर नहीं डेवलप हो रहे हैं, उनकी स्टडी को जब हम वो करते हैं तो वो हम जेनेटिक्स में करते हैं। तो वेरिएशन को हम जेनेटिक्स में करते हैं, ये रिप्रोडक्शन का पार्ट ही नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप जानना चाहते हैं तो वेरिएशन क्यों होता है, किस कारण से होता है, तो मैं आपको बता देता हूँ। वेरिएशन के 3 मुख्य कारण हो सकते हैं। पहला म्यूटेशन, ठीक है, जीन म्यूटेशन, ठीक है। दूसरा जीन मॉडिफिकेशन या फिर उसे बोलते हैं जीन फ्लो, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में तो आपको पता है और पढ़ेंगे भी हम लोग, ठीक है। म्यूटेशन क्या होता है, पर्टिकुलर जीन पर्टिकुलर वेराइटी का म्यूटेंट हो जाना। जैसे कि अभी आप लोगों ने सुना होगा जो कोविड-19 था, तो कोविड-19 के अलग अलग वेरिएंट आ रहे थे, ठीक है। तो वो क्या हो रहा था कि जो वायरस है उसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो मॉडिफाई हो जा रहा था बार बार। वो पर्टिकुलर कंडीशन को मान लो हम उसको पर्टिकुलर दवा से किल करना चाहते हैं, लेकिन वो क्या करेगा, धीरे धीरे लगातार उसी दवा का यूज़ करेंगे हम, तो उसका जीन जो है वो मॉडिफाई होगा और उसके प्रति वो क्या हो जाएगा, रेसिस्टेंट हो जाएगा। ये एक एग्जांपल हुआ। और म्यूटेशन के बहुत सारे एक म्यूटेशन बहुत बड़ा चैप्टर ही है, अलग से इसको हम पढ़ते ही हैं म्यूटेशन को। जीन फ्लो का मतलब होता है कि पर्टिकुलर नीचे में पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के साथ इंटरेक्ट हुआ, दूसरे नीचे वाले ऑर्गेनिज्म के साथ इंटरेक्ट हुआ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म, तो जो नया जनरेशन बनेगा उसमें वो जो नया ऑर्गेनिज्म था उसके भी कैरेक्टर आएंगे, ठीक है। जो नया मान लो किसी नए प्रदेश में गया, जैसे कि मैं यहाँ रहता था, मैं चला गया अलग कॉन्टिनेंट, तो वहाँ पे कुछ दिन रहा, तो वहाँ के भी अब मेरा क्या हुआ, जेनेटिक मॉडिफिकेशन हुआ। मेरे जो जनरेशन होंगे उसमें क्या होगा कि वहाँ के भी कैरेक्टर, वहाँ के एडॉप्शन के भी कैरेक्टर होंगे, मतलब कि मैं ठंडी में सर्वाइव कर सकूँगा, ऐसा कुछ, ठीक है। और तीसरा जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। मैंने बोला था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियोसिस होता है
अगर मियोसिस को अच्छे से आप समझते हैं तो समझ गए होंगे कि वेरिएशन क्यों आता है मियोसिस में। अगर नहीं समझे तो अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। अब ये क्वेश्चन जो है, हाउ द रिप्रोडक्शन इंश्योर्स द स्टेबिलिटी ऑफ द स्पीसीज, ये वाला क्वेश्चन मैं शुरू में ही बता चुका हूँ कि हम लोग रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं, और वेरिएशन वाला पार्ट जो था उसमें मैंने बताया भी था कि कैसे डीएनए मटेरियल जो है, जेनेटिक मटेरियल, वो इंश्योर करता है कि पर्टिकुलर नीचे में कैसे कोई ऑर्गेनिज्म सरवाइव करेगा। ठीक है, तो आप इसको दो पॉइंट को मिला के आप लिख सकते हैं इसको आसानी से। तो ये थे 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पार्ट 1। हर टॉपिक के साथ, जैसे ये रिप्रोडक्शन एंड इंट्रोडक्शन पार्ट से जो क्वेश्चन बने वो थे। अगर हम इसके बाद पढ़ेंगे सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, उससे भी जितने क्वेश्चन बनेंगे वो आपको टॉपिक वाइज यहीं पे इसी चैनल पे मिल जाया करेंगे। और ग्रुप में जो बच्चे अवेलेबल हैं उनको ग्रुप में क्वेश्चन पहले ही भेज दिए जाते हैं। तो पढ़िए अच्छे से।